हेलो एवरीवन, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे आरपीएससी और आरएमएसएसबी के 2024 और 25 के सभी पेपर। हमारा पहला सवाल है कि 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है 1948 में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके अंदर जो राजस्थान संघ था, यानी कि जो दूसरे चरण था, उसके अंदर उदयपुर को मिलाया गया था और इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनके नेता दिए गए हैं कि मतलब किस संस्था से कौन से नेताजी जुड़े हुए हैं। तो यह है पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे। तो इसमें ये ऑप्शन 3 ही एक हो रहा है। आइए अब हम सबके बारे में देखते हैं। जो पुणे सार्वजनिक सभा थी उससे महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे और ये संस्था 1870 में बनी थी, रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा। दूसरी है इंडियन एसोसिएशन, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए थे और ये 1876 में बनी थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। मद्रास महाजन सभा, इनमें एम.वी. राघव चेरियार जुड़े हुए थे और ये क्वेश्चन शायद आरएस में पूछा हुआ है 2018 या 21 के आसपास कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से के.टी. तेलंग जी जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन कि किस जो संस्था है उसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा या बांधव सभा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो दो संस्थाएं हैं, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, इनकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। जो पहली संस्था है आत्मीय सभा 1815 में कोलकाता में की गई थी और ब्रह्म सभा इसकी स्थापना 1828 में हुई थी राजा राममोहन जी राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा है, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और जो बांधव सभा है उसकी स्थापना अश्विन कुमार दत्त ने की थी। कि पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं। ख्याल, तमाशा, रम्मत या स्वांग। तो इसका सही जवाब है ये तमाशा के माने जाते हैं और गोपी कृष्ण भट्ट इसी परंपरा के हैं। और ये जो तमाशा शैली है ये महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली है और जयपुर में इसे लाने का श्रेय महाराज सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जाता है और इस शैली के जो प्रवर्तक थे वो बंशीधर भट्ट माने जाते हैं। अगला सवाल कि किस गुहिल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताला की लड़ाई में पीछे धकेला था। समर सिंह, वैरी सिंह, तेज सिंह या जैत्र सिंह। तो इसका सही जवाब है जैत्र सिंह ने भूताला की लड़ाई में इल्तुतमिश को हराया था और ये लड़ाई हुई थी 1227 ईस्वी के आसपास और इस युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित कर दिया था। और एक ग्रंथ है जय सिंह सूरी का हमीर मदमर्दन, इसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। यानी कि इसमें जो जैत्र सिंह थे वो युद्ध जीत गए थे, लेकिन जो इल्तुतमिश की सेना थी उन्होंने नागदा, जो उस टाइम मेवाड़ की राजधानी थी, उसको नुकसान पहुंचाया था और जैत्र सिंह को अपनी राजधानी नागदा से हटाकर चित्तौड़ करनी पड़ी थी। और जो जैत्र सिंह का शासनकाल है उसको मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला सवाल कि पिछवाई जो शैली है उसकी क्या विशेषताएं हैं। कि जो वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण और श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है। इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग है हिंगलू, पियावड़ी, सफ़ेदा, काजल, नील, हड़मच, अलकतक, हरा भाटा, सोने की शाई और चांदी। तो इसके अंदर जो ये ऑप्शन बी है ये गलत है और ये तीनों सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो पिछवाई शैली है ये वल्लभ संप्रदाय यानी कि जो पुष्टि मार्ग वाले हैं उनके मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे दीवार पर कपड़े की पेंटिंग होती है। तो ये सही है। कि पिछवाई एक ही आकार यानी कि सिंगल साइज़ में बनाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि इसका आकार मंदिर के गर्भगृह की दीवार और मूर्ति के आकार पर निर्भर करता है। अलग अलग उत्सवों और मंदिरों के अनुसार पिछवाई छोटी बड़ी हो सकती है। तीसरा है पिछवाई शैली का जो केंद्र है वो नाथद्वारा है, लेकिन वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण यह शैली कोटा, बूंदी और किशनगढ़ में भी प्रचलित रही है। अगला है कि पिछवाई पेंटिंग में पारंपरिक प्राकृतिक रंग है उनका प्रयोग होता है। तो ये सही है। इंगलू यानी कि सिंदूरी, पियावड़ी यानी कि पीली मिट्टी, सफ़ेदा, काजल, नील, असली सोने और चांदी यानी कि कथीर की शाई का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। अग्रणी संस्कार किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है अग्रणी संस्कार यानी कि
यह संस्कार गर्भवती महिला के गर्भ में 7वें या 8वें महीने में किया जाता है। आमतौर पर इसे गोद भराई कहते हैं। इसके अलावा जो इसमें दे रखे हैं कि प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, यह अन्नप्राशन संस्कार होता है जो बच्चे के 6 महीने का होने पर किया जाता है। जो है शिशु के मुंह में शहद और घी डालना, यह जातकर्म संस्कार है। ये जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। और शिशु के नाम का चुनाव, ये नामकरण संस्कार है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ो आंदोलन में समूह द्वारा किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया गया था? तो महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च था, उसके टाइम उनके साथ चलने वाले जो सत्याग्रही थे वो भजन गायन के साथ तंबूरे के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था? यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान था उनके दरबार में जो शास्त्रार्थ और वाद विवाद का आयोजन करता था, वो कौन सा मंत्री करता था? तो इसका सही जवाब है पद्मनाभ। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ यानी कि स्कॉलरी डिबेट के लिए और वाद विवाद का आयोजन का जिम्मा जिस मंत्री के पास था वह पद्मनाभ थे। पृथ्वीराज विजय जो जानक ने लिखी है, इसकी ट्रिक ये है कि विजय तो ये जय। पृथ्वीराज विजय जो जानक ने लिखी है, इसके अनुसार पद्मनाभ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक मंत्री थे और उनका कार्य था जो वाद विवाद की सभाओं का आयोजन करना, शास्त्रार्थ करवाना और साहित्य और संस्कृति से संबंधित मामलों को देखना। वागीश्वर यह पृथ्वीराज के दरबार में एक विद्वान कवि था, इसका दूसरा नाम जनार्दन था। ये शास्त्रार्थ में भाग लेते थे लेकिन आयोजन नहीं करते थे। पृथ्वी भट्ट, इसको चंद्रबरदाई का दूसरा नाम कहा जाता है। जानक ये कश्मीरी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में प्रचलित दुकाक्को वाद्य यंत्र की विशेषता क्या है? ये दिवाली के दिनों में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसे तुम्बे या खोखली लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है। वाद्य की प्रकृति अन्य लोक वाद्य अपंग या भपंग के समान है। इस वाद्य को डूचा, डुस्का, डोसुका, डुचाको भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है कि ये चारों सही है। यानी कि जो दुकाको है वो दिवाली के टाइम बजाया जाता है, जो तुम्बे या खोखली लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है, और ये जो अपंग या भपंग वाद्य यंत्र है उसके समान होता है। और इस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम डूचा, डुस्का, डोसुका, डुचाको भी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भील समाज में हाई रखवी विवाह कौन सा है? तो इसमें कुछ टाइप दिए गए हैं। पिता द्वारा विवाह, विधवा का देवर से विवाह, विवाह से पूर्व वधू का वर के घर पहुंच जाना, या हाट बाजार में जीवन साथी का चयन। तो इसका सही जवाब है हाई रखवी होता है कि इस प्रथा के अंतर्गत सामाजिक या औपचारिकता फेरों से पहले ही वधू वर के घर पहुंच जाती है, रहने चली जाती है। पिता द्वारा विवाह एक जो सामान्य अरेंज मैरिज होता है उसी की तरह है। विधवा का देवर से विवाह, इसे नाता प्रथा कहते हैं। हाट बाजार से जीवन साथी का चयन, इसे भगोरिया शादी कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में से किन को छोड़कर सभी पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई थी? मांडलगढ़, चावंड, कुंभलगढ़ या चित्तौड़? तो इसका सही जवाब है मांडलगढ़ और चित्तौड़। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।